हाँ जी, तो आज अपन बात करते हैं जनरली एक छोटा सा नोट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नोट स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई इन जो अपन लिख रखा है कि न्यूटन, मीटर, सेकंड, जूल, वोल्ट, एम्पीयर, इन सब को अपन बहुत अच्छी तरीके से यूज़ में लेते हैं, काफ़ी बार यूज़ में लेते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन इंटू मीटर होता है, इसको अपन क्या लिखते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। ओके, और हिंदी में भी मैंने लिख रखा है कि न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल। वैसे ही जूल अपॉन सेकंड होता है, इसको अपन करते हैं वोट में। ये वर्क डन नहीं है भाई, डब्लू यहाँ पे ये क्या चीज़ है, वोट है। ओके, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, पास्कल से डिनोट करते हैं। जनरली ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया अपना। इसके बाद में आता है वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को किससे लिखते हैं, ओम से लिखते हैं। ओम क्या हो गया, जनरल रेजिस्टेंस का तो यूनिट हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 1/सेकंड, ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट हो गया जिसको अपन हेर्ट्ज से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, उनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। याद रखना कि ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और यहाँ से जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे साफ आपको बताया गया है। देखना, अब अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेस की। अब देखो, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वो ध्यान से समझना है। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। अब यहाँ पे ऑप्शन, ये क्वेश्चन है वो नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। भाई तनाव क्या हो गया, बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया ना। तो बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया, तो आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अपर साइड में मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद में एरिया मीटर इंटू मीटर एल स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ से जनरली हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है वो क्या आ गया, m1 L-1 T-2। ओके, m1 L-1 T-2। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड। देखो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड के अंदर म्यू नॉट अपसाइलन नॉट की पावर -1/2 है। इसका अपन को क्या बोला गया है कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला है, वो डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला। और आपको पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये भी पता होगा, M L T। और इनकी पावर क्या होती है, A B और C। तो इस तरीके से अपन डायमेंशन फॉर्मूले को क्या करते हैं, भाई डिनोट करते हैं ना। तो MLT के फॉर्मेट में अपन को लिखना पड़ेगा। अब देखो, यही जो क्वेश्चन है वो RPSC लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। AIPMT फ्री एग्जाम होगा, उसके अंदर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT का मेन एग्जाम हुआ था, इसमें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड सारी बातें अपन यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पढ़ा होगा कि वे स्पीड ऑफ लाइट होता है सी, इसको अपन क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की चाल है या फिर प्रकाश का वेग आप बोल सकते हैं। जनरली यही जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसी का ये जनरल जो ट्रू और फॉल्स के अंदर है ना, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई C = 1/μ0 राइट है या रॉन्ग है। ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखना ध्यान से, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 1/μ0 का मतलब क्या हो गया कि μ0 की पावर कितनी होगी, 1/2। तो इस 1/2 को अपन अपर साइड में लेके जाएंगे, क्या -1/2 बन गया, बना या नहीं बना, बताओ, बन गया ना। तो μ0 की पावर -1/2। तो कहने का मतलब ये है कि μ0 की पावर -1/2 है। इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे भाई इसका वैल्यू है सी के इक्वल होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। और सी को मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो भाई स्पीड तो किसी की भी हो, लेकिन स्पीड का जनरली यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है, होता ना। और इस यूनिट से अपन क्या निकाल के लेके आए हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से, अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेके आए हैं, क्या है, m0 L1 T-1 मीटर पर सेकेंड है, सिंपल सा फॉर्मेट है। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, m0 L1 T-1। तो अपन बोलेंगे कि भाई इसका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मीन नोट क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है। ओके, या फिर इसको आप फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, पारगम्यता। ठीक है ना, चुंबकीय पारगम्यता बोल देते हैं परमिएबिलिटी का मतलब। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है। वैल्यू भी याद रखना ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पे विद्युतशीलता की बात करता है, वहाँ पे चुंबकीयशीलता की बात करता है, ये विद्युतशीलता है। ठीक है, तो विद्युतशीलता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 है सी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बोल भी दिया है, अगर आपको सबसे दिखाई नहीं दे रहा तो। ओके, तो इस तरीके से हमने बात की है इसके बारे में। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये काफ़ी बार आया हुआ है। अब यहाँ पे थर्ड वाला है,
थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बातें मैं बिल्कुल मैं साफ पहले करूँगा इन चीज़ों के बारे में। अब ध्यान से समझना, मैं स्टीफन कांस्टेंट का मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला से ये RMS सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया क्वेश्चन है और इसरो के अंदर भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट तो है, कई बार क्या था माइंड में ये रहता है कि भाई स्टीफन कांस्टेंट, जब कांस्टेंट होता है तो उसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, कुछ कांस्टेंट अलग है, तो उनको हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखना ध्यान से कि भाई अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट आर, तो डायमेंशन क्या होगा ध्यान से समझना। स्टीफन कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है E = सिग्मा T⁴, और यहाँ पे जो सिग्मा है इक्वल टू अपन जनरली इसको सिग्मा बोल देते हैं, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल टू ये जो ये होता है ना सिग्मा, यही एक्चुअली क्या है स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है ना। और E/T⁴ अपन ने इसको लिख दिया इस फॉर्मूले के थ्रू। अब मैंने बात यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि भाई ये जो E होता है वो जनरल एनर्जी नहीं होता है। आप लोग क्या करते थे, एनर्जी लिख दिया, टेम्परेचर का Kelvin/4 कर दिया, एनर्जी का आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, और वहाँ पे कोशिश करते हो कि वो भी वही चीज़ ना आपको ऑप्शन में दी भी होती है और आप वहीं पे टिक करके आते हो। बट बिल्कुल याद रखना कि E इज़ नॉट ए सिंपल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है ध्यान से समझना। द रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द पर यूनिट एरिया या फिर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो कृष्णिका है उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित जो विकिरण की ऊर्जा है ना, वो है एनर्जी यहाँ पे E, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि एनर्जी को E/एरिया इनटू टाइम, ठीक है ना। इसलिए हमने E को यहाँ पे इसका यूनिट लेंगे, वो E सिंपल E नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल E इसलिए लिखा है जहाँ पे A का वैल्यू अपन 1 लेते हैं, T का वैल्यू 1 लेते हैं, इसलिए इसको इन्हें E = सिग्मा T⁴ लिख देते हैं। बट जब इसका यूनिट वगैरह लिखते हैं तो याद रखना E होता है E/A × T/T⁴। अपर वाला T टाइम है, नीचे वाला T केल्विन है, जो कैपिटल T है वो केल्विन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं यूनिट लेके आता हूँ, तो इसका यूनिट क्या हो गया M1, इसका यूनिट कौन सा हो गया M-1 T⁻³ K⁻⁴, ये इसका यूनिट हो गया। M1 T⁻³ K⁻⁴, इसलिए ए ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझते जाना कि भाई जो सिग्मा होता है ये क्या होता है स्टीफन कांस्टेंट होता है। पहली बात तो कि भाई सिग्मा को अपन क्या लिखते हैं E/A × T, ए यहाँ पे एरिया, T यहाँ पे टाइम है, नीचे वाला अपना पता टेम्परेचर था, इसमें K⁴ लिख दिया, और इस सिग्मा का एक वैल्यू होता है इस कांस्टेंट का, होता है 5.67 × 10⁻⁸ वोट मीटर⁻², Kelvin⁻⁴, ठीक है ना। अब पहले भी मैंने बोला है कि भाई Joule/मीटर², ठीक है, इंटू सेकेंड/Kelvin⁴, ये वाला फंक्शन है। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ से देखो 2 यूनिट बन रही है अपनी, 2 यूनिट कौन सी बन रही है, एक तो जूल और सेकेंड को इन्होंने एक साथ रखा है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं Joule/सेकेंड को। हमने पहले अपर साइड में बात करके कि Joule/सेकेंड को अपना वोट बोलेंगे, तो देखो वोट, फिर Kelvin⁻⁴ आ जाएगा, अपर साइड में जाएगी, मीटर⁻² आ गया, तो एक यूनिट तो अपने पास ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक यूनिट कौन सा होगा भाई, जूल तो सिंपल जूल है, केल्विन को अपर साइड में लेके, मीटर को अपर साइड में लेके, सेकंड को अपर साइड में लेके, तो ये तो सिंपल सी बात थी, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एक फॉर्मेट आ गया। लेकिन ये यहाँ पे इसका वैल्यू होता है वोट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हमने बात की है। अब इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा है वापस से, ध्यान से समझना। कॉन्स्टेंट से रिलेटेड ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि विच क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, भाई कौन सी क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है। मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या ये डायमेंशनल क्वांटिटी है, क्या गुरुत्वीय नियतांक। रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षित घनत्व है, क्या ये बिल्कुल है क्या डायमेंशनलेस, ये देखना अपन को। मोलर गैस कांस्टेंट है, क्या ये डायमेंशनलेस है क्या। प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या ये डायमेंशनलेस है क्या, प्लैंक नियतांक। तो कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस चीज़ को, 1 बाय 1 देखना। 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। देखो पहली बात तो कि भाई अपन सबसे पहले बात की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, तो वो किस में आता है, हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशन वाला जो यूनिट अपन स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आता है F = mg/m1m2/r², और g होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसी को हमने g = ये चीज़ लिख सकते हैं भाई, फोर्स इंटू r²/m1m2 मास हो गए, तो इससे Nm²/kg², ये सिंपल सी बात आई है। अब आपको पता है कि इसका डायमेंशन भी होता है नहीं होता है, और डायमेंशन कितना होता है m⁻⁻⁴ L⁻³ T⁻²। ये सिंपल से डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सेकंड वाला ऑप्शन मतलब करने वाला, पहला वाला तो आपका डायमेंशनलेस नहीं है, तो पहला वाला तो काम बन गया अपना। सेकंड देखिए ध्यान से, पहला वाला बिल्कुल डायमेंशन क्वांटिटी है, ये डायमेंशन बनता है उसका।
अब सेकंड की अपन बात करते हैं, तो सेकंड के अंदर जैसे अपन बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी। पहली बात तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, डेंसिटी का ही एक रेशियो होता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। भाई पानी की रिस्पेक्ट में अपन कोई भी अपने पास पदार्थ होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, घनत्व लिखते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी की अपन बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस। नीचे की साइड में क्या डेंसिटी ऑफ वाटर है, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कहने बोला अपर साइड में भी डेंसिटी, नीचे की साइड में भी डेंसिटी, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या है, डेंसिटी है। तो इस तरह से अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये इसमें डेंसिटी है दोनों में, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या आएगा, एक नंबर आएगा, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। आई बात समझिए। तो कहने मतलब ये वाला है बी है, वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बी ऑप्शन होगा, ठीक है। और जी का जो वैल्यू है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना कि जी का जो वैल्यू है ना, जी का ये बारे में ना ये पूछा गया है AIPMT 2004 के अंदर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है बिल्कुल, ओके। अब देखो आगे, इसके बाद अपन बात करते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस। अब आपको पता है कि आइडियल गैस कांस्टेंट की अपन बात करते हैं, मोलर स्पेसिफिक जो कांस्टेंट है उसकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, PV = nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन है, सबको पता है PV = nRT, R का वैल्यू PV/NT होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से दो फॉर्मूले बनेंगे, कैसे बनेंगे, P का अपन क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, T होता है केल्विन। तो जूल, देखो जूल कैसे लिखा, अब PV होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं इसको वर्क डन। P × V क्या होता है, जनरली वर्क डन होता है। वहाँ पे अपन सिंपल से बात करते हैं P × dV, चेंज इन वॉल्यूम इंटू प्रेशर, ये क्या हो गया आपका वर्क डन होता है। तो ये बात मैंने पहले यहाँ पे लिख रखी है। तो PV क्या हो गया आपका, वर्क डन हो गया, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आपको पता होना चाहिए वर्क डन, एनर्जी, इनका जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है। तो जूल हो गया, जूल मोल केल्विन। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है और ये इस तरीके से भी बन सकता है। तो दोनों मैंने यूनिट्स यहाँ पे बता रखी है। अब वर्क डन अपॉन NT से अपन बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल बन जाता है। वर्क डन का आपको पता है कि M1L1T - का 2L⁴ कर दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हो गया, यहाँ पे T क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो जनरली इसका अगर देखा जाए तो M1L2T - का 2 K⁻⁻⁴ M⁻⁻⁴ 1। तो ये क्या बात होगी, यहाँ पे R का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ना डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब इस R का वैल्यू है लेब असिस्टेंट, राजस्थान लेब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान लेब असिस्टेंट के अंदर 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई कौन सा R का वैल्यू करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो याद रखना कि भाई R का जो वैल्यू होता है 8.314 होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात यही है। लेकिन अब देखो मैंने क्या लिखा है इसका यूनिट कि जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये बोला है। आपको पता है कि एक जूल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10⁷ अर्ग होता है। तो 10⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, बिल्कुल ये सही है पहला वाला, ठीक है ना। आर का वैल्यू अपन और क्या लिख सकते हैं, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अर्ग में अपन को चेंज नहीं करना है। नीचे वाला पास्कल, देखो ये फॉर्मेट भी में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, और एक मैंने जूल को किस में कन्वर्ट कर दिया, अर्ग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन तीनों फॉर्मेट लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट आया था जिसके अंदर ये डायमेंशन था, डायमेंशन लिखा हो ना आगे, ये जो जूल वगैरह ये कुछ अलग था, इस वजह से अपन वो ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि भाई उसको अपन उस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर को अपन 3 टाइप से इसको लिख सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बिल्कुल याद रखना, राजस्थान लेब असिस्टेंट 2018 में क्वेश्चन आया है। अब अपन बात करते हैं जनरली E = hν, वहाँ पे अपन प्लैंक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। E = hν एक फोटोन की एनर्जी होती है। जब कोई फोटोन होता है तो फोटोन की एनर्जी की बात करता है, E क्या होता है, hν होता है। h का वैल्यू क्या होगा, E/ν, ये यहाँ पे एनर्जी हो गया। न्यू का हमने अभी बात की थी, न्यू क्या होता है, जनरली फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला था हेर्ट्ज बोला था, और सबसे पहले नोट में हमने ये बात की थी 1/सेकंड क्या होता है, हेर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1/सेकंड लिख दिया, फिर जूल × सेकंड बन गया ये, और यहाँ से इसका अपन डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल लेके आ सकते हैं आराम से, नॉर्मल सी बात है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ नोट है वो भी लेके आया हूँ, वहाँ पे भी आपको कुछ कांस्टेंट वगैरह हैं तो उन पे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं हो। अपन सिंपल से बात करते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना, रिडबर्ग नियतांक की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है उसको अपन RB से लिखते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट R, और ये प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। ये सिंपल सा एक मैंने फॉर्मेट इसलिए लिखा है कि आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट इसका जो फॉर्मूला एक्चुअल में इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ अलग होता है। बट लेकिन इसके अपन बात करते हैं कि डिपेंडेंसी कैसे होती है, इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कैसे बात करेंगे, वो करेंगे कि रिडबर्ग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा क्या होती है, एक तरह से डिस्टेंस होती है, क्या होती है, एक तरीके से डिस्टेंस होती है, मतलब सरंग के बीच का, या फिर आप बोल सकते हो करस्ट, ठीक है, ट्रप इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जनरली वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है। सरंग के बीच का, गरत के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका लैम्डा होता है।
तो लेमडा अपर साइड में जाएगा तो एल की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसका वैल्यू लिख दिया है डायमेंशन फॉर्मूला, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दिया 1097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। एक होता है विन्स कांस्टेंट, देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की मैंने बात की, एक होता है विन कांस्टेंट। अब विन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विन नियतांक, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और याद रखना लेमडा की बात यहाँ पे विन कांस्टेंट किस तरीके से आता है, हम बात करते हैं कि भाई जो वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर के 1 टेम्परेचर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होती है। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करते हैं तो वहाँ से हमारे पास बी आता है, और बी इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू टी। ये बिल्कुल आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बी इक्वल टू लेमडा इंटू टी, लेमडा क्या होता है वही बात आपको पता है, डिस्टेंस होती है, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, इसलिए मीटर इंटू केल्विन है। ये क्या है, मीटर इंटू केल्विन, याद रखना ये मीटर इंटू केल्विन है, न कि मास इंटू केल्विन है। एम का मतलब मास मत समझ लेना यहाँ पे, एम यहाँ पे क्या चीज़ है, मीटर है, ये यूनिट की अपन बात कर रहे हैं। इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, m0 L1 T0 k की पावर 1, ठीक है ना, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। और इसका जो वैल्यू होता है 2.89 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और थर्ड की अपन बात करने जा रहे हैं, थर्ड अपने पास कौन सा है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक की अपन बात करेंगे। तो बोल्ट्जमान नियतांक की जैसे बात कर रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे जो ये होता है ये सिंपल एनर्जी होता है, याद रखना बोल्ट्जमान कांस्टेंट में जो ई होता है वो सिंपल एनर्जी होता है, जबकि स्टीफन कांस्टेंट की अपन बात करते हैं ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पर जो टी की पावर 4 होता है, टी की पावर 4, तो ये चीज़ तो क्या हो गई अपने पास है, जनरली ये स्टीफन कांस्टेंट की बात करते हैं, सिग्मा यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, स्टीफन कांस्टेंट। और के भी यहाँ पे क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट में ई क्या होता है, जनरल एनर्जी नहीं होता है, ई को अपन लिखते हैं ई बाई ए इंटू टी, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी अपन को मिलती है, ठीक है ना, वो एनर्जी होती है वो। अरे यहाँ पे ई होता है वो सिंपल एनर्जी होता है, इसलिए के बी इक्वल टू ई अपॉन टी, ई का हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, टी का केल्विन के टाइप में लिख दिया, और इसका जो हमारे पास आ गया सिस्टम, ये हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं m1L2 टी की पावर -2 K1 से, और इसका वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल इंटू केल्विन इनवर्स। ओके, थैंक यू।